स्वागत है एक बार फिर से आपका एमनियोटिक फ्लूइड के संसार में। प्रीवियस 2 लेक्चर से लगातार अपने बारे में सारी विशेषताएं बताता हुआ आ रहा है आपको ये एमनियोटिक फ्लूइड, और आज अपन आ रहे हैं उसके लास्ट अंतिम सेगमेंट में, जहां डिस्कस करेंगे बोर्ड पे प्रेजेंट हेडिंग को ओलिगो वर्सेस पॉली हाइड्रैमनियोस। प्रीवियस लेक्चर के एंड में आपको असेसमेंट के जरिए ओलिगो पॉलीहाइड्रैमनियोस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब इन दोनों को यहां पर अपन एज अ डिसऑर्डर डील करने वाले हैं। एक बहुत ही विशेष बात मैं आपको बताऊं, ओलिगो हाइड्रैमनियोस और पॉलीहाइड्रैमनियोस अपने लेवल में कोई बड़ी डिजीज कंडीशन नहीं होती है। ये किसी और बीमारी में आने वाला एक सिम्टम होता है। जैसे प्री एक्लेम्सिया बड़ी बीमारी है, उसमें ओलिगोहाइड्रैमनियोस एक सिम्टम है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज एक बड़ी बीमारी है, उसमें पॉलीहाइड्रैमनियोस एक सिम्टम है। तो जनरली ओलिगो और पॉली खुद एक सिम्टम ही होते हैं जो किसी ना किसी और दूसरी कंडीशन या बीमारी से कोरिलेट करते हैं। तो आज जब अपन इन्हें इंडिविजुअल डील करेंगे तो हमें भी यह पता चलेगा इनका रिलेशन कौन कौन सी फेमस बीमारियों से होता है। डिस्कशन करते हैं ये दोनों कंडीशन जब प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाती हैं तो कैसे हम उसे मैनेज करते हैं और कैसे यहां से हमारे लिए एमसीक्यूज जनरेट होकर के आते हैं। इस सीक्वेंस में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। पहले ओलिगो का, फिर पॉली का। सिंपल लैंग्वेज है, इनको बताने के तरीके 3 प्रकार से हैं। वॉल्यूम के तरीके से बताएं, AFI के तरीके से बताएं, SDP के मेथड से बताएं। शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ओलिगोहाइड्रैमनियोस। बोर्ड पे नाम मेंशन करता हूं। फर्स्ट डिजीज कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट से बनने वाली एबनॉर्मलिटी ओलिगोहाइड्रैमनियोस। चलिए, इस कैटेगरी में यदि डायरेक्टली अपन जंप करके सबसे पहले बात करना चाहें इसकी कि डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन मैं सोचता हूं देने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ओलिगोहाइड्रैमनियोस को डिफाइन करें तो बड़ा सिंपल है, बहुत बड़ा लॉजिक भी नहीं है, समय खराब नहीं करना, इसलिए 3 परिभाषाएं दे दो कि अमाउंट में 200 ml से कम होना, AFI में 5 सेंटीमीटर से कम होना, SDP में 2 सेंटीमीटर से कम होना। क्या बताता है? ओलिगो। वही 3 चीजें मैं भी बोर्ड पे लिख देता हूं। क्या क्या बता रहा है? अमाउंट 200 ml से कम, AFI 5 सेंटीमीटर से कम, SDP 2 सेंटीमीटर से कम। ये डेफिनेशन हो गई। अब यहां बात करेंगे अपन इसके ईटियोलॉजी के बारे में। ओलिगोहाइड्रैमनियोस में जो भी थोड़ा समय लेने वाला टाइम कंज्यूमिंग सेगमेंट है वो ईटियोलॉजी वाला पोर्शन ही होता है। ईटियोलॉजी के अंदर अपन कुछ ऐसी बड़ी बीमारियों के या कंडीशन के नाम लेकर के आएंगे जिनमें ओलिगोहाइड्रैमनियोस होता है। जैसा मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि अपने आप में ओलिगोहाइड्रैमनियोस एक सिम्टम है जो दूसरी बीमारियों में मिलता है, तो ये अब अपने बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी वो कंडीशंस होंगी जिससे प्रेग्नेंट फीमेल में ओलिगोहाइड्रैमनियोस डेवलप होगा। डिस्कस करेंगे अपन इसमें ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी डिस्कस करने से पहले यहां पर आपको बताता हूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस बेसिक कंसेप्ट का संबंध होगा इटियोलॉजी के अंदर आने वाले शुरुआत के 2 कारणों से। तो सुने वो संबंध क्या है। वो संबंध आपको एक्सप्लेन करता हूं, बड़े आराम से सुनते जाइएगा। बोर्ड का ये वाला कॉर्नर अपन पसंद कर लेते हैं और यहां पे मैं 2 टर्म लिख रहा हूं। चलिए, मैं लिखता हूं एक चीज, ये कॉन्ट्रैक्शन या शब्द लिया कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन अपन करवाते हैं ब्लड वेसल्स का। एक बहुत ही जनरल सा कंसेप्ट है, मैं आपके साथ हल्का फुल्का डिस्कस कर रहा हूं, रिलेशन निकालूंगा उसको एटियोलॉजी से। अब कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन जो वेसल्स का हो रहा है 2 प्रकार से एक्सप्लेन करता हूं, एक लोकल और एक जनरल। 2 टर्म होते हैं हमारे पास में, एक लोकल और एक जनरल। शब्द का मतलब क्या होता है?
पूरे शरीर के किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया को लेके बात करी जाए तो वो पर्टिकुलर सिंगल एरिया होता है लोकल, और पूरी बॉडी में चारों तरफ हर हिस्से में हर कोने में यदि कोई चीज अपना असर दिखा रही है तो वो है जनरल। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को जनरल और लोकल दोनों तरीके से आप समझेंगे कि जब जनरल होता है तो क्या होता है, लोकल होता है तो क्या होता है। उसके लिए एक आइडिया दूं कि एक कंडीशन ऐसी हो कि हमारे पास ये यूटेराइन कैविटी और इस यूटेराइन कैविटी के अंदर ये पाया जाने वाला प्लासेंटा। इसके अलावा मदर की बॉडी में अपन ऐसे आउटलाइन बनाए हल्की फुल्की सी, तो आउटलाइन में ले सकते हैं, माना कि मदर के अंदर ये अम्लाइकस वाला पोर्शन है, अम्लाइकस के बाद में ये उसके हाथ पैर वाला ऑप्शन है, ये पूरा मदर का एब्डोमेन है, यहां पर मदर के पास में 4 चैम्बर हार्ट है। इतना ही नहीं, हार्ट के बाद अपर बॉडी में चले जाएं तो यहां पे मदर के हाथ हैं, ये हाथ हो गए। एक हल्का सा डायग्राम बना रहा हूं, ये पर्टिकुलर एरिया यूटेराइन कैविटी प्लासेंटा वाला, और ये पूरा अपन ने शरीर डेवलप कर दिया। अब दो प्रोसीजर को लेके आता हूं, लोकल और जनरल वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को। फर्स्ट थिंग, अपन ने पढ़ा भी है और जाना भी है कि प्लेसेंटा जो कोरियन से बना है वो अपने अंदर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस करता है। फीटल एनवायरनमेंट में आपको बताया गया था कि एमनियन कोरियन नाम की जो दो मेम्ब्रेन है अपने अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करती हैं। प्रेगनेंसी में वो प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेशल बनते हैं। अभी आपके और मेरे शरीर में बहुत सारे हैं, वो अलग हैं। प्रेगनेंसी में कुछ नए स्पेशल बनते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब प्रेगनेंसी में जो नए प्रोस्टाग्लैंडिन बने हैं वो पूरे शरीर में ना बन के केवल कहां बने हैं, प्लासेंटा में। तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी किसका करवाएंगे, प्लासेंटा का। और प्लासेंटा का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, प्लासेंटा की वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो हमने सीखा है जब भी वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो मटेरियल का बाहर निकल के आना ट्रांसयूडेट कहलाता है। वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन होने से मटेरियल रिलीज होके बाहर आना ट्रांसयूडेट कहलाता है। ये जो थ्योरी मैं सामने बोल रहा हूं, ये जो प्लासेंटा का मैं कॉन्स्ट्रिक्शन बता रहा हूं, ये लोकल वैरायटी का है या जनरल का? तो आप जवाब देंगे लोकल का। जनरल होता तो मदर के हाथ में भी होता, पैर में भी होता, अम्लाइकस पे भी होता, हार्ट में भी होता, एब्डोमेन में भी होता। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये वाला कॉन्स्ट्रिक्शन केवल और केवल प्लासेंटा में हो रहा है, तो वो कौन सा है, लोकल है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, लोकल। और लोकल होने से क्या होगा, जितना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, उतना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। प्लासेंटा में कोरियन के पास प्रोस्टाग्लैंडिन, उसने किया लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन, छन गया ज्यादा, बन गया ज्यादा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, यदि मदर की बॉडी में हो रहे हो जनरल वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, और जनरल का मतलब है अब की बार नहीं रहेगी सरकार, और हाथों में भी, पैरों में भी, अम्लाइकस में भी, हार्ट में भी, सभी जगह चलेगा कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो कहलाएगा जनरल। उसका एग्जांपल दे सकते हैं, यदि मदर को हो हाइपरटेंशन, और ओबीजी में प्रेग्नेंट मदर को हाइपरटेंशन हो, तो एग्जांपल दे सकते हैं प्री एक्लेम्सिया। यदि प्रेग्नेंट फीमेल को है प्री एक्लेम्सिया, मतलब उसको है हाइपरटेंशन, और यह हाइपरटेंशन कैसी है, जनरल। क्या फर्क पड़ेगा, गौर से देखना। यहां मैं बताता हूं सेकंड सीन को
कि हार्ट से ब्लड वेसल्स निकली, एब्डोमेन के जरिए गई और पेल्विस में, यूट्रस में यूटेराइन आर्टरी के तौर पे आ गई। हार्ट से निकली, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच बनी और फिर प्लासेंटा को देने के लिए ये यूटेराइन के पास आने के लिए आर्टरी बन गई। इस कंडीशन में मदर को चल रहा है जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन। नॉर्मली क्या हो, जब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यदि मदर ने यहां से 100 ml का अमाउंट भेजा एग्जाम्पल, तो यहां पर भी कितना पहुंचता था? 100 ml। लेकिन जब था हाइपरटेंशन, लेकिन जब था प्री एक्लेम्सिया, लेकिन जब चल रहा था जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वेसल्स कर रही थी लीक। ये 100 ml जो भर के दिया था वो रास्ते में टपकाती हुई आ रही थी। इसलिए हाइपरटेंशन वाले मरीजों में कॉमन समस्या होती है एडिमा। इस वेसल्स के अंदर जितना भी भरा गया था वो यूटेराइन आर्टरी के लिए भरा गया था 100 ml, लेकिन वेसल लीक करती 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 फिर प्लेसेंटा के पास पहुंची है, तो हो सकता है 100 ml के बजाय वहां पर वो लेके गई 70 ml। 30 ml कहां गया? रास्ते में ढोल दिया। 30 ml कहां गया? रास्ते में टिश्यू में एडिमा के तौर पे बना दिया। तो समरी ये है, क्या होता है जब लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और क्या होता है जब जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। पूरे शरीर में केवल प्लासेंटा में ही कॉन्स्ट्रिक्शन चलेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा बनेगा। पूरी बॉडी में केवल लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा बनेगा, और पूरे शरीर में यदि जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट से निकल के प्लासेंटा तक पहुंचने में अमाउंट कम होता जाएगा, प्लेसेंटा को अमाउंट कम मिलेगा और कम मिलने से एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा। तो ये दो प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन किए गए। वो इसीलिए एक्सप्लेन किए गए क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ओलिगोहाइड्रैमनियोस की ईटियोलॉजी, जहां पे पढ़ने वाला है इनका हमारे से बहुत सारा रिलेशन। तो बात समझ जाइए गौर से, इसे कंफर्म कर लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं अपन। यहां मैं बोल रहा हूं कि इसकी ईटियोलॉजी में संबंध इनका आने वाला है। यदि केवल चले लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लासेंटा वाले कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, और यदि जनरल चल रहे हो तो प्लेसेंटा के पास सप्लाई कम पहुंचने से अमाउंट कम बनेगा। अब आते हैं अपन एग्जैक्ट पर्टिकुलर ईटियोलॉजी को 1 by 1 डिस्कस करने के लिए। तो अपने पास ओलिगोहाइड्रैमनियोस की ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी में 1 by 1 पोर्शन देखते हैं। नंबर 1 अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, ये देखें क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, NSAID। NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नसेड्स का ग्रुप होता है। फार्माकोलॉजी में दवाइयों का ये जो ग्रुप है ये हमारे आम जीवन में बहुत कॉमन है, क्योंकि इन्हें बोलते हैं दर्द निवारक दवाएं। आमतौर पे रूटीन लाइफ में अपन जो यूज करते हैं दर्द के लिए, बुखार के लिए, पैरासिटामोल हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, आइब्यूप्रोफिन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? दर्द निवारक दवाइयां। ये NSAID ग्रुप की हैं। मजे की बात यह है, मैकेनिज्म पे जाएं तो NSAID की मैकेनिज्म होती है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। ये अपने को पता हो, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। हम बताना चाह रहे हैं कैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल को ओलिगोहाइड्रैमनियोस की कंडीशन हो गई। तो माना कि मदर ने 9 महीने की प्रेगनेंसी में कभी भी किसी भी प्रकार के दर्द के चलते, सर दर्द के चलते, हाथ दर्द के चलते, पैर दर्द के चलते, कमर दर्द के चलते किसी भी NSAID दवा का यूज किया तो उसके शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन शुरू हो गया। अब क्या होगा? हो सकता है यह दवा प्लासेंटा के प्रोस्टाग्लैंडिन को जाकर के भी इनहिबिट कर दे, प्लेसेंटा के प्रोस्टाग्लैंडिन को जाकर के भी इनहिबिट कर दे, और यदि प्लेसेंटा के प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया
तो वो काम रुक जाएगा जो वहां पे चल रहा था। नॉर्मली क्या काम चल रहा था? नॉर्मली यूटेराइन कैविटी में प्लेसेंटा के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्स्ट्रिक्शन करवा करके फिल्ट्रेशन ज्यादा करवा रहा था। यदि अपन प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देंगे तो ये वाला काम भी इनहिबिट हो जाएगा और यहां पे इसका फिल्टर होना बंद हो जाएगा, और फिल्टर होना बंद हो गया तो कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी? ओलिगोहाइड्रैमनियोस। तो ये था मेरा रेशनल आपको समझाने का कि लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन का असर क्या पड़ता है। यदि NSAID दवा का यूज करते हैं तो NSAID के मैकेनिज्म है कि मैं जब शरीर में आऊंगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बैंड बजाऊंगी। यदि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा तो प्लासेंटा में कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा, और प्लासेंटा का लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा तो फिल्ट्रेशन कम होने से कंडीशन क्या आ जाएगी? ओलिगोहाइड्रैमनियोस। ये फर्स्ट एटियोलॉजी। बात करते हैं ऐसे ही सक्सेसिवली आगे बढ़ते हुए सेकंड पोर्शन पे। सेकंड में नाम लिख लीजिए बीमारी का, कि यदि प्रेग्नेंट फीमेल को बीमारी है कौन सी? प्री एक्लेम्सिया। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में अभी बताया कि प्री एक्लेम्सिया मतलब हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब लोकल या जनरल? जनरल हाइपरटेंशन। जनरल हाइपरटेंशन में क्या होता है? हर ऑर्गन की सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट चला था 100 ml को लेकर, प्लासेंटा पे पहुंचा 70 ml, तो हर ऑर्गन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑर्गन की सप्लाई कम होना, प्लासेंटा को कम मिलना, प्लेसेंटा को मिलेगा कम तो एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा कम। तो प्री एक्लेम्सिया से ओलिगो कैसे होता है? यह मैकेनिज्म है कि प्री एक्लेम्सिया का मतलब है आपने दे दी उसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से क्या हो गया? लेस सप्लाई, और लेस सप्लाई से क्या डेवलप हो गया? ओलिगो। तो ये मेरे पास वो दो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो बेस्ड हैं मेरे लोकल और जनरल कॉन्ट्रैक्शन को समझाए गए सिद्धांत के आधार पे कि कैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल ने ओलिगो डेवलप किया। ओलिगोहाइड्रैमनियोस की इटियोलॉजी पूरी लिस्ट बनाती है। दो नाम सामने आ चुके हैं। पहला, प्रेगनेंसी में कभी भी किसी भी वक्त यूज किया गया NSAID दवाओं का समूह। दूसरा, बड़ी बीमारी प्री एक्लेम्सिया। अब आते हैं बाकी इटियोलॉजी पे, उनको एनलिस्ट करते हैं वन बाय वन। तो चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमारे लिए नाम आ रहा है, ये देखो, IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यहां पे कहावत यूज लेनी है, वाइस वर्सा, जैसे को तैसा। कैसे? तो जनरल कॉन्सेप्ट सुनिए। नॉर्मल फीटस, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। बिग साइज फीटस, पॉलीहाइड्रैमनियोस। स्मॉल फीटस, ओलिगोहाइड्रैमनियोस। प्रेगनेंसी में जनरली कहा जाता है डेवलपिंग फीटस और बनने वाला एमनियोटिक फ्लूइड दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं। प्रेगनेंसी में बनने वाला एमनियोटिक फ्लूइड और डेवलपिंग फीटस आपस में रिलेट होते हैं। यदि फीटल का साइज नॉर्मल है तो पानी का अमाउंट भी नॉर्मल है। यदि फीटस का साइज बड़ा है तो पानी का अमाउंट ज्यादा है, और यदि फीटस का साइज छोटा है तो पानी भी कम है। तो कंडीशन पढ़ रहे हैं ओलिगो, तो ओलिगो के अकॉर्डिंग बच्चा कैसा होगा? छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा बच्चा हमारे क्या कहलाता है? IUGR। अब आगे अपन लेते हैं दो शब्दों को, उनके अंदर शामिल करते हैं। बड़े सिंपल से नाम आएंगे, वो बिल्कुल मेहनत नहीं होगी। क्या हो जाए? बड़ी ही खतरनाक काम हो जाए कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक हो जाए, और ये लीक होना ऊपर वाली लाइन का विरोध करता है। कैसे? तो सुनिए। अभी मैंने कहा नॉर्मल बच्चा नॉर्मल पानी, छोटा बच्चा कम पानी, बड़ा बच्चा ज्यादा पानी, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन एक कलाकार को ये कलाकारी पसंद नहीं आई और उसने क्या किया? तो देखो ऐसा किया, उसने बोला ये एमनियोटिक कैविटी है और ये आपके पास फीटस है, और यहां पे मैं बता देता हूं पानी। ये कंडीशन है नॉर्मल फीटस नॉर्मल पानी। अब यहां पे वो क्या करे? वो कहीं भी जाकर के यहां पे ऐसा लीक कर दे, इस कैविटी के अंदर कहीं भी लीकेज कर दे। तो लीकेज करने से क्या होगा? धीरे धीरे ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक होकर के बाहर आ जाएगा। यदि ऐसा करें, बच्चे के पानी की थैली में छेद ही कर दोगे
तो पानी लीक होके बाहर आ जाएगा और ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली पानी कम हो जाएगा। वहां क्लेम मत करना कि सर बच्चा तो नॉर्मल था, पानी कम कैसे हुआ। आप तो बोल रहे थे नॉर्मल बच्चा होगा तो पानी भी नॉर्मल होगा, पर वहां सुनिए तो सही, करके क्या आ गए, लीक करके आ गए। तो ऐसी कंडीशन में भी ओलिगो हो सकता है। और फिर एक आदमी बोलता है कि छोटे मोटे लीकेज से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा करो काम खत्म करो। काम खत्म करने का मतलब क्या है, ना रहेगी थैली ना बचेगा पानी। क्या लिख दिया, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब पानी की थैली ही नहीं रहेगी तो सिग्निफिकेंस वहां पर नहीं है। आगे एमनियोटिक फ्लूइड के ओरिजिन को यदि याद करेंगे, वहां से भी हमें मदद मिलेगी यहां की एटियोलॉजी में। किस प्रकार से, तो गौर करें। हमने देखा है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में बच्चे का यूरिन और पल्मोनरी सिक्रिएशन दोनों जिम्मेदार थे। बच्चे का यूरिन 400 से 1200, पल्मोनरी सिक्रिएशन 300 से 400 ml में फ्लूइड बना रहे थे। हम क्या करें, इन दोनों ऑर्गन में छेड़छाड़ करें। एक नाम दे दें, किडनी ही नहीं बनी, ना बनेगी किडनी, ना बनेगा यूरिन, ना दिखेगा फ्लूइड। किडनी ही नहीं बनी, जी हां, डिसऑर्डर होता है रीनल एजेनेसिस। सामने बोर्ड पे मेंशन करता हूं अपने पास अगली एटियोलॉजी। अगली एटियोलॉजी में नाम आ रहा है रीनल एजेनेसिस। बच्चे में किडनी फॉर्मेशन नहीं हुआ। किडनी फॉर्मेशन नहीं होने का मतलब है यूरिन फॉर्मेशन नहीं हुआ, और यूरिन नहीं बनेगा तो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाएगा। ये जो कंडीशन है, कभी कभार इसे पीडियाट्रिक में अलग सा सिंड्रोम पढ़ लेते हैं, नाम है पोर्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, किडनी का रोल हो गया। अब लिया है लंग्स को। लंग्स में क्या बोल देंगे कि लंग्स के सिक्रेशन से बनता था, तो ऐसा करो लंग्स से सिक्रेशन कम करवाओ, तो लंग्स की सेल को छोटा कर दो। नाम आ गया पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। करना क्या है, बोर्ड पे जितने भी नाम लिख दिए हैं उनसे ओलिगो को रिलेट करना है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, फेफड़े की कोशिकाओं का आकार कम होगा तो निकलने वाले सिक्रेशन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे ओलिगो हो जाएगा। तो यहां एटियोलॉजी के अंदर जितने भी एनलिस्ट हो रही हैं कंडीशन, सबको रिलेट करना है ओलिगो से वन बाय वन। कितनी एटियोलॉजी हो गई, गौर से सुनिए। नंबर 1 क्या बोला, NSAID। आपके पास रेशनल होना चाहिए। NSAID से ओलिगो होगा या पॉली, तो NSAID लेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो लोकल फिल्ट्रेशन कम होगा। लोकल फिल्ट्रेशन कम होगा तो कंडीशन ओलिगो। नंबर 2 प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया है तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, जनरल कॉन्ट्रैक्शन है, हर ऑर्गन की सप्लाई कम हो जाएगी, प्लासेंटा को ऑर्गन सप्लाई कम मिलेगी तो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन भी कम होगा। नेक्स्ट वन, अगला नाम क्या लिखा बोर्ड पर अपन ने, IUGR। क्या कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल बच्चा नॉर्मल पानी, छोटा बच्चा कम पानी, बड़ा बच्चा ज्यादा पानी, वाइस वर्सा। आगे क्या लिखा हुआ है, बच्चे के पानी की थैली में छेद कर दो या पानी की थैली को ही फाड़ दो। उसके बाद में यहां बनाने में योगदान था लंग्स का और किडनी का। किडनी को नहीं बनाया, रीनल एजेनेसिस, फेफड़े को छोटा कर दिया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। सारे वो फैक्टर हैं जिससे ओलिगो डेवलप हो सकता है। एक और कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपको बताया जा रहा था स्पेस के रिगार्डिंग, बच्चा एमनियोटिक कैविटी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है एमनियोटिक कैविटी बड़ी होती जाती है इलास्टिसिटी के कारण। ये वो नेचर था जिसके कारण उसे तोड़ना मुश्किल था। शुरुआत की गई थी तीनों लेक्चर में स्टार्टिंग में कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन में क्वालिटी होती है इलास्टिसिटी की, इतना ज्यादा खिंचती जाती है इसलिए बड़ी हो जाती है। अब यहां एक कंडीशन ऐसे बोल दें कि एमनियोटिक कैविटी में, एमनियोटिक मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी ही नहीं थी, तो इलास्टिसिटी ही नहीं होगी तो आकार बढ़ाएगा ही नहीं, और आकार ही नहीं बढ़ेगा तो फ्लूइड के लिए स्पेस कहां से मिलेगा। एमनियोटिक फ्लूइड के लिए स्पेस चाहिए होता है। स्पेस तब मिलता है जब कैविटी का साइज बड़ा होता है। साइज तब बड़ा होता है जब उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक कैविटी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, उससे भी ओलिगो हो सकता है। और ऐसी इलास्टिसिटी खत्म होना, अपने पास एक और इटियोलॉजी आ जाती है जिसका नाम है एमनियोटिक नोडोसम।
एमनियोटिक नोडोसम, नोडोसम का मतलब है नोड्यूस, नोड्यूस का मतलब है गांठे पड़ जाना, और गांठे पड़ गई तो इलास्टिसिटी चली गई। तो ये सारे अपने पास ऐसी कोरिलेट कंडीशन है जिनसे ओलिगो हो सकता है। अब इसके बाद बड़ा सिंपल सी कंडीशन है, यदि ओलिगो हो गया तो वहां पे क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आएंगे, तो बड़ी सिंपल सी मैनिफेस्टेशंस है, ध्यान से सुनिएगा। यदि पानी कम है तो क्या होगा, बच्चे की मूवमेंट कम होगी या ज्यादा, बच्चे की मूवमेंट कम होगी। हमने सीखा है जैसा पानी वैसे मूवमेंट, नॉर्मल पानी नॉर्मल मूवमेंट, कम पानी कम मूवमेंट, ज्यादा पानी ज्यादा मूवमेंट। तो ओलिगो में पानी कम है तो बच्चे की मूवमेंट भी क्या होगी, कम। अब बच्चे की मूवमेंट से एक चीज रिलेट करती है, डिलीवर होने से पहले 9 मंथ से पहले बच्चा अंदर घूमता है, खुद को सेट करता है, ताकि लेबर जब हो तो डिलीवरी में सबसे पहले उसका हेड दिखाई दे। ये बच्चा खुद अपने आप सेट करता है, नेचुरल टेक्निक होती है, वर्जन कहलाता है। अब अपन बात कर रहे हैं यदि कंडीशन ओलिगो दे दी, मतलब बच्चा कम घूमा और सही से नहीं घूमेगा, कम घूमेगा, तो बहुत ज्यादा चांस है खुद को सेट नहीं कर पाएगा, और खुद को सेट नहीं कर पाया तो सिर की जगह कुछ और आ गया, और जब नॉर्मल लेबर में हेड के बजाय कोई और पार्ट पहले प्रेजेंट हो, कहलाता है माल प्रेजेंटेशन, उसके चांस बढ़ जाएंगे। तीसरी सबसे सिंपल सी बात, यदि कोई फीमेल ओलिगो वाली है तो उसका एब्डोमेन बड़ा सारा टैंकर दिखेगा कि पतला एकदम फ्लैट दिखेगा, तो पानी नहीं है 200 ml से भी कम, एकदम फ्लैट दिखेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, बड़े सिंपल हैं, इजीली बताए जा सकते हैं। पानी की कमी से मूवमेंट का कम होना, कम मूवमेंट होने से बच्चे गड़बड़ सा दिखाई देना, माल प्रेजेंटेशन, और प्रेग्नेंट फीमेल का एब्डोमेन भी काफी स्मॉल दिखाई देना, इन्हें आप मैनिफेस्टेशन में शामिल कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आपने यहां मेंशन कर दिया मूवमेंट कैसी हो गई, लेस हो गई, लेस मूवमेंट होने से लेबर में गड़बड़ हो सकती है, क्या दे दिया, माल प्रेजेंटेशन, और यहां बता दिया एब्डोमेन का जो साइज हो गया वो भी कम हो गया। ठीक है, बड़ी सिंपल कंडीशन है। अब इस सिम्टम के आधार पे आप इसे कर दीजिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बड़ा सरल है, समस्या क्या है दूर करो। क्या समस्या थी, पानी कम है, इलाज कैसे होगा, पानी की मात्रा को बढ़ाओ। तो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कम है तो उसे ज्यादा कर दो, ज्यादा है तो कम कर दो। फिलहाल यहां पे क्या है, कम है। ठीक है, अब ज्यादा कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार एमनियोसेंटासिस में फ्लूइड को एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार एक टेक्निक ऐसी लाओ कि सिरिंज से पानी को अंदर पहुंचाओ, पानी को अंदर पहुंचाइए। कैविटी से पानी बाहर निकालना एमनियोसेंटासिस, और कैविटी के अंदर पानी पहुंचाना नाम देंगे एमनियो इन्फ्यूजन। एमनियो इन्फ्यूजन, जी हां, जिस प्रकार अपन किसी भी मरीज के आईवी लाइन ड्रिप भी लगाते हैं, बोलते हैं आईवी इन्फ्यूजन, उस प्रकार एमनियोटिक कैविटी में ड्रिप लगा दी अपन ने, नाम एमनियो इन्फ्यूजन। अगला सवाल बनता है, भाई ड्रिप में मटेरियल कौन सा लगाएंगे, क्या एमनियोटिक फ्लूइड मार्केट में मिलता है, जी नहीं। वहां का सिद्धांत याद रखना है जो मैंने सिखाया था प्रॉपर्टीज में, एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन होती है आइसोटोनिक, याद करवा रखा है। एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसे होती है, आइसोटोनिक। तो बाहर से कोई भी आइसोटोनिक फ्लूइड, जी हां, 0.9% NS हो, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर हो, या रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन हो, कोई सा भी चलेगा, बशर्ते कंसंट्रेशन कैसी हो, आइसोटोनिक। तो आपको करना है एमनियो इन्फ्यूजन, और एमनियो इन्फ्यूजन किसका करना है, किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, उससे मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक कंडीशन जिसका नाम था ओलिगोहाइड्रेमनियोस। आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं अपन दो एबनॉर्मलिटी को। फर्स्ट वन अपने पास केस आया ओलिगोहाइड्रेमनियोस। ओलिगोहाइड्रेमनियोस को डिस्कस करने की कैटेगरी में अपन ने देखा, सबसे पहले डेफिनेशन बड़ी आसान थी,
तीन प्रकार से बताना है। अमाउंट के हिसाब से 200 से कम, AFI के हिसाब से 5 सेंटीमीटर से कम, SDP के हिसाब से 2 सेंटीमीटर से कम। इसके बाद आपको एटियोलॉजी में ऐसी सभी कंडीशन को एनलिस्ट करना था जिससे ओलिगो हो सकता था। नंबर 1 क्या बोला, मदर ने कौन सी दवा खा ली, NSAID, तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट से लेस फिल्ट्रेशन से ओलिगो हो जाएगा। नंबर 2, मदर को कौन सी बीमारी हो, प्री एक्लेम्सिया, जनरल हाइपरटेंशन से, लेस ऑर्गन सप्लाई से, लेस प्लेसेंटल सप्लाई से अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके अलावा एटियोलॉजी के अंदर बहुत सी चीजें रिलेट करी गई। क्या क्या रिलेट करा गया, वहां पे नाम दिया गया आपको अगले लिस्ट में, ये रहे सामने, IUGR, कि जैसा बच्चा वैसा पानी रन करेगा। आगे बढ़े, यदि पानी की थैली में कोई लीकेज हो या पानी की थैली ही ना रहे तो पानी भी नहीं रहेगा। पानी बनाने वाले 2 ऑर्गन, गुर्दा और फेफड़ा, दोनों को खराब कर दिया। गुर्दा नहीं बनाया, पोर्टर सिंड्रोम, रीनल एजेनेसिस, फेफड़ा छोटा कर दिया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। इसके अलावा ये कहा पानी के लिए चाहिए जगह, जगह बनती है जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन में होती है इलास्टिसिटी, हमने बना दी उसमें गांठें, गांठों का नाम नोडोसम। इन समस्याओं के चलते पानी कम हो गया और पानी कम के चलते बच्चे की मूवमेंट कम, और मूवमेंट कम तो लेबर में सेट नहीं हो पाया, सेट नहीं हो पाया तो माल प्रेजेंटेशन, और फीमेल का एब्डोमेन दिखेगा फ्लैट। समस्या का इलाज क्या होगा, पानी भर दो, बाहर से पानी भरना, एमनियो इन्फ्यूजन, पानी निकालना, एमनियोसेंटासिस। क्या बाहर एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है, नहीं मिलता। क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करके। सवाल बनाऊं, जवाब देना, निम्न में से एमनियो इन्फ्यूजन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, निम्न में से एमनियो इन्फ्यूजन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 0.9% NS, ऑप्शन नंबर 2 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ऑप्शन नंबर 3 रिंगर लैक्टेट इन आइसोटोनिक नेचर, ऑप्शन नंबर 4 all of these. The answer will be all of these. Now we have to move forward upon next condition related to amniotic fluid disorder, the name as polyhydramnios. सेम polyhydramnios की भी डेफिनेशन आप बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। वही 3 मेथड जो आपने कुछ देर पहले यूज किए थे, अमाउंट के आधार पे, AFI SDP के आधार पे। उम्मीद रखता हूं बताने में समस्या नहीं आएगी। अमाउंट बोलोगे 2000 से ज्यादा, AFI बोलोगे 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, SDP बोलोगे 8 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो ये तीनों वो पढ़ाई है जो हमने कर ली थी असेसमेंट में। तो सेम को फॉलो करते हुए पॉलीहाइड्रामनियोस की भी 3 परिभाषाएं हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही बात आपको तुरंत ईटियोलॉजी के बाद आना है हमारे उसी पोर्शन पे जिसका नाम है ईटियोलॉजी। अब सुने यहां पर को रिलेट होने वाली कंडीशन। पॉलीहाइड्रामनियोस की ईटियोलॉजी को सिस्टमैटिकली बताया जा रहा है 3 जनों के कंट्रीब्यूशन से। मदर में कुछ प्रॉब्लम, फीटस में कुछ प्रॉब्लम, या मदर और फीटस को कनेक्ट करने वाले प्लेसेंटा में प्रॉब्लम। बड़ी एग्जैक्ट इटियोलॉजी है। मदर, फीटस, प्लेसेंटल, 3 के चलते पॉलीहाइड्रामनियोस को रिलेट करते हैं अपन। 1 बाय 1 देखते हैं इस कैटेगरी के अंदर। नंबर 1 नाम लेकर आए फीटस का इशू। फीटस ने क्या गड़बड़ करी, तो फीटस ने क्या गड़बड़ करी उसमें कुछ नाम आ रहा है, एक एक करके गौर से सुनेंगे। यदि डेवलपिंग फीटस में मैं इस बीमारी को कोरिलेट करूं, जिस बीमारी का नाम है एनसेफेली, पॉलीहाइड्रामनियोस करने के लिए 3 जनों में गड़बड़ बताऊंगा। गड़बड़ या तो बच्चे ने करी, या मां ने करी, या प्लासेंटा ने करी। सबसे पहले नाम लेके आ रहा हूं, गड़बड़ बच्चे ने करी। बच्चे में क्या गड़बड़ हुई, बच्चे में यह कंडीशन बन गई, नाम क्या लिखा हुआ है, एनसेफेली। यदि ऐसा हो, एनसेफेली का मतलब है डेवलपिंग फीटस में ब्रेन टिश्यू का प्रॉपरली डेवलप ना होना, ब्रेन टिश्यू का प्रॉपरली डेवलप ना होना।
अब जब ब्रेन के टिश्यू नहीं बनेंगे तो उससे मेरा पॉलीहाइड्रेमनियोस कैसे रिलेट कर रहा है? तो वो दो सेगमेंट है। ब्रेन के टिश्यू नहीं बनेंगे तो फंक्शन नहीं होंगे। फंक्शन उनको लिंक करते हैं जिनका संबंध एमनियोटिक फ्लूइड से है। लिंक करता हूं स्वेलोइंग। हमें भी स्वेलो करने के लिए ब्रेन का फंक्शन है, कमांड मिलती है, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? स्वेलोइंग नहीं कर पाएगा, बिकॉज स्वेलोइंग सेंटर डेवलप नहीं है। हम देखते थे एमनियोटिक फ्लूइड के ओरिजिन में कि बच्चा 9वें महीने पे 200 से 500 ml स्वेलो करके एमनियोटिक फ्लूइड को सल्टाता था। अब जब वो स्वेलो ही नहीं करेगा तो फ्लूइड बाहर पड़ा रहेगा, और बाहर पड़ा रहेगा तो कंडीशन पॉली। तो एंसेफेली में एक चीज तो आपने रिलेट करी कि तेरे होने से क्या नहीं हो पाया? स्वेलो नहीं हो पाया। तू स्वेलो करेगा नहीं तो पानी कम होगा नहीं। दूसरी बात, इसी ब्रेन के टिश्यू से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन जिसका संबंध होगा एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने वाले रिलेशन से, हार्मोन का नाम एडीएच। बिल्कुल एडीएच। अब ब्रेन के टिश्यू फंक्शन कम तो एडीएच का लेवल भी कम, और एडीएच का लेवल कम तो यूरिन पे कंट्रोल कम, और कंट्रोल कम तो मीनिंग हो जाएगा क्या? स्टार्ट हो जाएगा डाययूरेसिस। तो कंडीशन क्या हो गई? डाययूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा फीटल यूरिन का बनना। जितना ज्यादा सूसू करेगा उतना ज्यादा पानी बनेगा। कुल मिला के यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड को क्या बनाना है? ज्यादा पॉलीहाइड्रेमनियोस। हम डिजीज पढ़ रहे हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस, तो हमने ठान ली है हम जैसे कोशिश करें, जितनी कोशिश करें पानी ज्यादा बनाने, क्या करें? यूरिन इतना 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 क्या पानी भरता चला गया। और दूसरी बात, स्वेलो करने से भी रोक दिया। रिलेशन ये रहा कि फीटस में कमी ये रही कि खोपड़िया पूरी तरह बनी नहीं, और बनी नहीं तो स्वेलो करना भूल गए और सूसू करना ज्यादा शुरू कर दिया। दोनों का परिणाम क्या है? पॉलीयूरिया। फीटस के अंदर ही एक और डिसऑर्डर वाले कंडीशन ले आते हैं यदि बच्चे में ये हो रखा है, नाम है स्पाइना बायाफिडा, या अपन इसे बोल सकते हैं एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बच्चे में यह कमी हो, यदि बच्चे में स्पाइना बायाफिडा हो या एनटीडी हो तो समझने की बात है। ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनमें बॉडी का पीछे रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड में डेफिशिएंसी होती है, ओपनिंग हो जाती है, और यदि ओपनिंग हो गई तो अंदर का माल बाहर आ जाएगा। डेवलपिंग फीटस जो यूटेराइन कैविटी में एमनियोटिक कैविटी के अंदर है, ड्रॉ करके बताता हूं, देखिएगा इसको। यदि अपन बात करें, हमारे पास ये कैविटी, और इस कैविटी के अंदर ये फीटस, और इस फीटस के अंदर यहां पे डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट से रिलीज हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड। यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, यदि स्पाइना बायाफिडा है, यदि वर्टिब्रल कॉलम में कोई ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग से सिक्रिएशन, उस ओपनिंग से CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक प्रकार का फ्लूइड है, वो रिलीज होकर इस मैदान में आएगा, और इस मैदान में आएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को बढ़ा जाएगा। तो बच्चे की तरफ से कंट्रीब्यूशन है दो बीमारियों का, एक बीमारी का नाम एंसेफेली, दूसरी बीमारी का नाम स्पाइना बायाफिडा या एनटीडी। अपन ने जैसे वादा किया है पॉली के अंदर तीनों का योगदान लेंगे, तो अगला योगदान ले आते हैं मदर का। तो मदर में क्या कमी हो जिससे पॉलीहाइड्रेमनियोस हो जाए? तो मदर में दो कमी तो बड़ी फेमस है, उन कमी के नाम बता देता हूं। फेमस कंडीशन अपने पास आ जाती है GDM, और अगली कंडीशन आ जाती है मल्टीपल। ये बहुत फेमस चीजें हैं दोनों की दोनों। ऊपर वाली आंटी को चीनी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, और नीचे वाली आंटी ने दो दो औलादे एक साथ पाल रखी हैं। तो दो कंडीशन, डायबिटिक और मल्टीपल प्रेगनेंसी। रेशनल क्या है तो सुने। वैसे डायबिटीज में एक जनरल कॉन्सेप्ट है, डायबिटीज में मदर खुद भी ज्यादा खाती है और बच्चे को भी ज्यादा खिलाती है। बच्चा हो जाता है हाथी की औलाद जैसा, खुद भी ज्यादा शक्तिमान, बच्चा भी बड़ा शक्तिमान, जितना बड़ा बच्चा उतना ज्यादा पानी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है।
लॉजिकल कॉन्सेप्ट जोड़ना है तो डायबिटीज के सिम्टम बच्चे में भी दिखेंगे और सिम्टम का नाम है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, डायबिटीज में पॉलीयूरिया भी होता है, पॉलीडिप्सिया भी होता है। तो ऐसा बोल दो कि स्वेलो भी ज्यादा कर रहा है, यूरिन भी ज्यादा कर रहा है, पर जब कंपेयर करोगे तो स्वेलो का अमाउंट होता है 200 से 500, यूरिन का 400 से 1200। दोनों काम यदि ज्यादा भी हो गए तो कंपैरिजन में ज्यादा कौन था? यूरिन। तो ज्यादा यूरिन ज्यादा पानी। तो डायबिटीज से रिलेट कर सकते हैं दो चीजों को कि भैया एक तो कारण क्या है? बिग साइज, बच्चा बड़ा तो पानी बड़ा, और दूसरा रीजन क्या दे दिया? पॉलीयूरिया। कि डायबिटिक मदर यदि होती है तो उसका बच्चा बड़ा होता है और अमूमन बड़े बच्चों में पानी की मात्रा ज्यादा ही होती है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, डायबिटिक मदर के बच्चे में भी डायबिटिक पेशेंट वाले सिम्टम आ जाते हैं। सिम्टम का नाम है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। और इन कंपैरिजन में बात करेंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम किसका बढ़ गया? यूरिन का। ज्यादा यूरिन, ज्यादा एमनेटिक फ्लूइड कंडीशन, पॉलीहाइड्रैमनियोज। नेक्स्ट वन आते हैं इस वाली आंटी पे, मल्टीपल प्रेगनेंसी। बड़ा छोटी सी लाइन, ज्यादा बच्चे, ज्यादा सूसू, ज्यादा पानी, बात खत्म। मोर फीटस मोर यूरिन, ये कॉन्सेप्ट यहां बता दीजिए। ये लिख दिया मैंने, मोर फीटस और मोर यूरिन। तो ये मदर की दो गलतियां थी जिससे पॉलीहाइड्रैमनियोज हो गया। इससे पहले बच्चे की दो गलतियां थी जिससे पॉलीहाइड्रैमनियोज हो गया था, एनसेफेली स्पाइना बाइफिडा। और मदर की दो गलतियां हैं, डायबिटिक और मल्टीपल। बात करते हैं लास्ट में, गलती मामा जी की भी हो सकती है। कौन थे हमारे मामा जी? वो ये रहे, प्लासेंटा। यदि प्लेसेंटा में भी गलती हो जाए और प्लेसेंटा में जो डिसऑर्डर पॉलीहाइड्रैमनियोज कॉज करता है उसका नाम है मोलार प्रेगनेंसी। पढ़ेंगे अलग से डिसऑर्डर के अंदर मोलार प्रेगनेंसी। यहां मैं बता देता हूं मोलार से पॉलीहाइड्रैमनियोज कैसे होता है। मोलार प्रेगनेंसी प्लासेंटा का एक कैंसर होता है। कैंसर का मतलब ओवर ग्रोथ होता है। तो प्लेसेंटा के अंदर दुनिया भर के विलाई बन जाते हैं। हमने ये सुना है जितना ज्यादा विलाई उतना ज्यादा मटेरियल, और जितना ज्यादा मटेरियल उतना ज्यादा फ्लूइड बनता है। मोलार प्रेगनेंसी में दो चीज एक साथ होती है कि प्लेसेंटा में इतना भर जाता है कि ढुलकर के बाहर कैविटी में आ जाता है। कंडीशन देखें, आपको बोलूं, मोलार प्रेगनेंसी में यहां बना दिया मैंने प्लासेंटा, और प्लासेंटा को बोल दिया तेरे में दुनिया भर का भर दिया। इतना ज्यादा भर देते हैं कि वो टपक टपक के बाहर आ जाता है दुनिया भर का। जितना बाहर आएगा उतना पॉलीहाइड्रैमनियोज। लेकिन ये बात भी है, ये जो मेटल भर रहा है ये बच्चे के पास नहीं जाता। प्लासेंटा को बोलते हैं कि मम्मी से ले और बच्चे को दे। प्लासेंटा को यही कहते हैं, मदर से लीजिए बच्चे को दीजिए। पर जब इसे हो जाए कैंसर वाली बीमारी, प्लासेंटा बोलता है खुद ही खुद रखिए, मैं ही रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो इस बीमारी में प्लेसेंटा बच्चे को नहीं देता तो बच्चा मर जाता है। मोलार प्रेगनेंसी की औलादें संसार में जन्म नहीं लेती हैं, बच्चा मर जाता है, फीटल डेथ। क्यों मर गया? क्योंकि प्लेसेंटा ने बच्चे का हिस्सा बच्चे को नहीं दिया, उल्टा बच्चे का हिस्सा खुद ही खा गया, और खुद इतना भर गया कि ढुल के फट गया। तो ज्यादा क्या बना गया? पानी। तो मोलार प्रेगनेंसी में दो कंडीशन होती है, बच्चे की मौत और पॉलीहाइड्रैमनियोज। तो ओलिगो की तरह ही पॉलीहाइड्रैमनियोज की इटियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है। ओलिगो की इटियोलॉजी जो आपने एनालिस्ट करके बताई, पॉली के अंदर भी 3 जने हैं, उनके नाम देख लीजिए। बच्चे में कमी, मां में कमी, प्लासेंटा में कमी। बच्चे में कमी, खपड़िया नहीं बनी, एनसेफेली। एनसेफेली नहीं बनने से 2 इश्यू हो गए।
नंबर 1 स्वैलो करना भूल गया, दूसरा कम एडीएच से ज्यादा सुसु आ गया, दूसरा पीछे रीढ़ की हड्डी में कहीं भी डिफेक्ट होगा तो लीक करके कैविटी में गिरेगा। मदर में कमी, मदर चीनी वाली, डायबिटीज वाली, डायबिटिक मदर, बड़ा बच्चा, ज्यादा पानी। नंबर 2 डायबिटिक मदर, डायबिटिक फीटस क्या करेगा, पॉलीयूरिया। मल्टीपल में 2 फीटस, ज्यादा यूरिन। प्लासेंटा में कमी, मोलार, मोलार मतलब कैंसर, कैंसर में प्लेसेंटा में भर गया तो बाहर, ढुल गया तो पानी ज्यादा बन गया। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन इसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशंस की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ओलिगो पॉली को कंपेयर करें पर कुछ नई चीज सामने देखें। जैसा मैंने कहा था ओलिगो में कम पानी कम मूवमेंट, पॉली में क्या बोल सकते हो, ज्यादा पानी ज्यादा मूवमेंट। जी हां, यहां मैंने लिख दिया ज्यादा पानी ज्यादा मूवमेंट, ये हो गया इंक्रीज मूवमेंट। मूवमेंट का रिलेशन था लेबर में दिखने वाले प्रोडक्ट से। नॉर्मल मूवमेंट करता है सिर दिखाई देता है, कम मूवमेंट करा सेट नहीं कर पाया, ज्यादा मूवमेंट करना भी बेकार है। ज्यादा कर गया तो हुआ क्या, जो बच्चा हेड को लेकर के आया था ज्यादा मूवमेंट करके वो भी चला गया। तो मतलब माल प्रेजेंटेशन वहां भी और माल प्रेजेंटेशन यहां भी, क्योंकि दुनिया में इंसानियत की कहावत है कि कमी भी अच्छी नहीं तो ज्यादा होना भी अच्छा नहीं। हमेशा होना चाहिए हर काम नॉर्मल रेंज में। किसी की कमी हो जाए तो भी बुरी है और कोई चीज ज्यादा आ जाए तो भी बुरी है। बात करें आंटी के पेटू की, एब्डोमेन की, तो जहां आपको ओलिगो वाली का एकदम फ्लैट मैदान दिख रहा था, बोलते ना कभी कभी किसी को देख के, देख कित्तू सा पेट है, लगता ही नहीं है अंदर कुछ है, और इसमें ये पूरा एकदम फुटबॉल बास्केटबॉल जैसा बड़ा वाला एब्डोमेन। तो यहां पे बात कर सकते हैं इंक्रीज एब्डोमिनल साइज। तो ये 3 मैनिफेस्टेशन तो कंपैरिजन वाली हो गई। ओलिगो में कम मूवमेंट, पॉली में ज्यादा मूवमेंट, ओलिगो में भी माल प्रेजेंटेशन, पॉली में भी माल प्रेजेंटेशन। ओलिगो में साइज एब्डोमेन का कम, पॉली में एब्डोमेन साइज ज्यादा। अब सुने विशेष रोचक बात, वो क्या, आपसे जनरल क्वेश्चन अराइज किया जाए, कौन सी मदर में कंप्लेंट ज्यादा होंगी, एक जिसका डायग्नोसिस ओलिगो है, एक जिसका डायग्नोसिस पॉली है। तो ओलिगो वाली को तो बोल देंगे पतला सा पिचका सा एब्डोमेन लेकर घूम रही है, पर पॉली वाली कंडीशन ऐसी है, इतनी मोटी टंकी लेके ऐसे चल रही है, तो मल्टीपल सिम्टम हो सकते हैं। जी हां, बड़ा सारा एब्डोमेन होने से, इतना बड़ा एब्डोमेन, छाती पे दबाव, सांस नहीं आ रहा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया सांस लंबा लंबा आ रहा है, टेकिपनिया, टेकिपनिया से बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हुआ, स्वेटिंग, डायाफोरोसिस, ये शुरू हो गए। प्रेगनेंसी में एब्डोमेन पे होते हैं स्ट्रेच मार्क, इतना ज्यादा एब्डोमेन खिंच गया तो स्ट्रेच मार्क ज्यादा, स्ट्राया ग्रेविडेरम ज्यादा। प्रेगनेंसी में बताते हैं बड़े हुए एब्डोमेन से सर्कुलेशन कंप्रेशन हो जाता है, तो पॉलीहाइड्रेमनियोज में इतने बड़े एब्डोमेन से सर्कुलेशन बहुत कंप्रेस हो जाएगा, हाइपोटेंशन का हो जाना, शॉक वाली कंडीशन आ जाना, सिनकोप हो जाना, पैरों में एडिमा बहुत ज्यादा बन जाना, नसों का फूल जाना, वैरिकोसिटी हो जाना। ये सारी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स अचानक से अटैक कर सकती हैं जब मदर में पॉली हो। ओलिगो वाली में इतनी समस्या बिल्कुल नहीं है। यहां सारी समस्याओं का जड़ है इतना बड़ा एब्डोमेन। जो समस्या मैंने बोली बोर्ड पे बिल्कुल लिख देता हूं। कंडीशन देखिए, मदर में क्या डेवलप हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, हार्ट रेट क्या हो गई ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गई ज्यादा, दुनिया भर का पसीना आया, क्या बोला, डायाफोरोसिस, सर्कुलेशन का क्या हो गया, बड़े साइज से कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन होने से क्या चीज हो गई, हाइपोटेंशन वाली बात हो सकती है, और हाइपोटेंशन से मदर में क्या डेवलप हो सकता है, शॉक। तो यहां सोचने योग्य बात, ओलिगो में बड़ा सिंपल बोल दिया अपन ने, पानी की कमी थी, पानी बाहर से भरो,
काम फिनिश। पर यहां पे जब पॉलीहाइड्रोनियम से मदर आएगी, बड़े सारे एब्डोमेन की टंकी को लहराती दुलाती जब आएगी, तो दिमाग लगाना दोस्तों, होशियारी का सवाल है ये। पहले उसके ऑक्सीजन मास्क लगाओगे या पहले पानी को बाहर निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, सिम्टम मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। इसी कारण इसका मैनेजमेंट बड़ा क्वालिटी वाला है। बड़े गौर से सुनना, पॉली के मैनेजमेंट के लिए कुछ शर्तें। शर्त नंबर 1, ज्यादा पानी को देख करके आपका मन ललचाया और ललचा करके बोला कि पानी की मात्रा कम कर दो। पर मात्रा कम करने से पहले मैं क्या बोल रहा हूं, पानी की मात्रा कम करना तो निश्चित है, पर पानी की मात्रा कम करने से पहले मदर को सांस नहीं आ रही, धड़कन तेज चल रही है, पसीना बह रहा है, शॉक की कंडीशन है, तो पहले उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट में आपको प्रायोरिटी लेवल पे सबसे पहले कौन सा मैनेजमेंट करना है? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। उस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में चाहे ऑक्सीजन लगाना हो, चाहे आईवी फ्लूइड लगाना हो, चाहे बेड रेस्ट देना हो, चाहे एंटी शॉक मेजर यूज करना हो, तो हमेशा पहले पॉलीहाइड्रोनियम में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं पानी कम करने की टेक्निक। पानी बाहर से अंदर डालना हो, एमनियो इन्फ्यूजन, अंदर से बाहर निकालना हो, एमनियोसेंटासिस। अब एमनियोसेंटासिस जो टेक्निक है, उसके अंदर अपन नाम लेंगे 2, या तो सिंपल नाम ले दीजिए एमनियोसेंटासिस, पर क्योंकि ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, मात्रा कम निकलती है, तो अच्छा नाम वहां पर यूज आएगा एमनियो रिडक्शन। एमनियोसेंटासिस, एमनियो रिडक्शन। पानी की मात्रा कम करना सिंपल प्रोसीजर था, एमनियोसेंटासिस बोल सकते हैं, पर यहां पे बड़े लेवल पे अमाउंट कम करना कहलाता है एमनियो रिडक्शन। ये फिक्स है। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी ओबीजी में किसी भी डिसऑर्डर के चलते सीवियरिटी लेवल ज्यादा हो जाए, जैसा कि यहां देख रहे हैं, ओलिगो में मैटरनल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब नहीं थी जितनी पॉली में है। यदि ऐसे सीवियरिटी हो जाए तो वहां मैनेजमेंट करने की एक टेक्निक होती है, जिस टेक्निक का नाम होता है ओबीजी स्कीम। क्या है ओबीजी स्कीम? देखने के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार कर रखी है, बोर्ड पे अवेलेबल है, कंसंट्रेशन करें। यह एक चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट को टेबल फॉर्म में भी डेवलप करेंगे, बहुत ज्यादा मदद करेगा, ना केवल पॉलीहाइड्रोनियम में, ऑप्स गायनिक में आने वाली हर बीमारी में। प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुन लें। क्या प्रिंसिपल है? जब भी कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले बोर्ड पे बीमारी का नाम लिख दो। आज का नाम पॉलीहाइड्रोनियम, सब पे लागू करना है। प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ेंगे तो नाम ऊपर प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा, प्रीएक्लेम्सिया पढ़ेंगे तो ऊपर नाम प्रीएक्लेम्सिया हो जाएगा, डायबिटीज पढ़ेंगे तो ऊपर नाम डायबिटीज हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोनियम पढ़ रहे हैं तो नाम पॉलीहाइड्रोनियम। किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल की बीमारी में सबसे पहले ऊपर बीमारी का नाम लिख दो। उसके बाद एक बहुत ही जानलेवा सवाल, सबसे पहले मदर की हेल्थ को देखने जाओगे या बच्चे की? सबसे पहले मदर को असेस करने जाओगे या बच्चे को? जैसा चार्ट में मेंशन है, सबसे पहले देखा जाएगा बच्चा। क्या देखना है? FHR। सबसे पहले हार्ट रेट देखेंगे। हर असेसमेंट के 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो धड़कन सही है नॉर्मल रेंज, या धड़कन गड़बड़ है रेंज के बाहर। तो 2 ही रिजल्ट, या तो वो चीज कैसी मिली आपको, नॉर्मल मिली, या गड़बड़ मिली तो क्या कह दिया, डिस्ट्रेस। 2 चीजें हमारे पास अगला इंटरवेंशन करने का ये बेस है। यदि गड़बड़ मिली बच्चे की धड़कन, तो नहीं करना इंतजार, करवा देनी है डिलीवरी। कैसे करवाओगे वो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे सिजेरियन करवाओ चाहे लेबर इंड्यूस करवाओ। बच्चे में यदि गड़बड़ है तो बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना, तुरंत उस जीव को बाहर निकालना है। और यदि बच्चा सही है तो फिर जाओगे मां पे। जैसा मैंने कहा, किसी भी बीमारी में मां और बच्चे में से पहले किसे देखोगे, बच्चे को। और बच्चा सही है,
उसके बाद ही मदर को देखोगे। अब मदर को देखने गए तो मदर भी दो प्रकार की, या तो मदर कैसी मिली आपको, स्टेबल, हाँ भाई ठीक ठाक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर ले अपना, या मदर मरी रे ऐसा कर रही है। दो कंडीशन, या तो मदर की हेल्थ डिस्टर्ब है या मदर की हेल्थ स्टेबल है, दो कंडीशन। तो नेचुरल सी बात है, कौन से वाले पेशेंट को संभालने के लिए आप भागोगे, जो आराम से सो रहा है या तकलीफ में चिल्ला रहा है? 100% जो चिल्ला रहा है, जो डिस्ट्रेस में है, जो डिस्ट्रेस में है, जाके उस पे कुछ इलाज कीजिए। इलाज को बोल देंगे थेरेपी। प्री एक्लेम्सिया है तो थेरेपी का नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट। प्लासेंटा प्रीविया है तो थेरेपी का नाम होगा रेस्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हर बीमारी के अकॉर्डिंग थेरेपी अलग होती है। यहां पॉलीहाइड्रोएमनियोज है तो थेरेपी का नाम होगा एमनियोसेंटासिस, एमनियो रिडक्शन। जब कोई भी दवा आप मरीज को देते हैं, जब कोई प्रोसीजर मरीज के साथ करते हैं, तो उसके दो ही परिणाम होते हैं, या तो दवा असर दिखाएगी या दवा असर नहीं दिखाएगी। या तो थेरेपी सक्सेस हो जाएगी या थेरेपी सक्सेस नहीं होगी। वही दो चीज सामने लिखी हुई है, या तो पप्पू पास हो गया या फेल हो गया, दो कंडीशन। अब आगे, यदि दवा काम ना करे, हाँ तो दुआ मत बोल देना, यदि दवा काम ना करे, इलाज काम ना करे, थेरेपी काम ना करे, तो हाथ खड़े कर देना, करवानी क्या पड़ेगी? डिलीवरी। ये दवा से नहीं मानेगी, इसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। और वो मदर जो सेट हो गई मतलब मदर कैसी हो गई है? स्टेबल। यदि स्टेबल हो गई है तो वहां पे आपको देखना है पीओजी कि प्रेगनेंसी के वीक कितने हो गए। ये मदर कौन सी है? ये मदर वो है जिसका बच्चा नॉर्मल है। ये मदर वो है जो खुद नॉर्मल है। ये मदर वो है जो थेरेपी लेने के बाद नॉर्मल हो गई है। अब इसमें वीक देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने से कम की है या 9 महीने से ज्यादा की। 9 महीने से कम की है तो वेट करेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, और 9 महीने से ज्यादा की है तो डिलीवरी करेंगे अपन डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो इस चार्ट अपने को बहुत सारी शिक्षाएं देकर जाता है। इन शिक्षाओं को मैं समरी में टेबल में अभी लिखने वाला हूं, आपको पहले दोबारा समझ लें, फिर अपन समरी करेंगे। समझना यह है, ओबीजी में जब भी कोई बीमारी आए सबसे पहले बीमारी का नाम लिखें। मां और बच्चे में से सबसे पहले बच्चे को जाकर देखें। बच्चा गड़बड़ हो तो डिलीवरी करें, बच्चा सही हो तो मां को देखें। मदर में दो कंडीशन हो सकती है, या तो मदर स्टेबल है या मदर डिस्टर्ब है। यदि मदर स्टेबल है तो थोड़ी देर उसे छोड़ दें, और मदर यदि डिस्टर्ब है तो उसको दवा का प्रोसीजर का बंदोबस्त करें। उसके बाद देखें दवा ने प्रोसीजर ने काम किया या नहीं किया। यदि दवा वगैरह सब फेल हो गई तो डिलीवरी करवा दें, और दवा पास हो गई तो मदर को स्टेबल माने। स्टेबल मदर में चेक करें प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हुए या नहीं हुए। 9 महीने पूरे हो गए तो डिलीवरी करवा दें, नहीं हुए तो इंतजार करवाएं। ये ओबीजी स्कीम कहलाती है, वो स्कीम जो डिस्कस कर रहे थे अपन पॉलीहाइड्रोएमनियोज के मैनेजमेंट के अंदर, कि पॉलीहाइड्रोएमनियोज में सबसे पहले जाना है हमको मदर के सिम्टम में, उन सबका इलाज करें सिम्टम्स का, उसके बाद थेरेपी दें, और लास्ट में ओबीजी स्कीम। ओबीजी स्कीम जो चार्ट में आपको बताई, मैं बताता हूं समरी में, गौर देना दोस्तों। उस चार्ट की समरी लिख रहा हूं। दो ही मैनेजमेंट है दुनिया में, तुरंत करने वाला, आराम से करने वाला। जब भी अपन भागकर दौड़कर तुरंत मरीज की जान बचाने के लिए काम करते हैं, वो मैनेजमेंट कहलाता है एक्टिव मैनेजमेंट। और जब हम समय लेकर के आराम से मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, तो वो मैनेजमेंट कहलाता है हमारे पास में एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। उस चार्ट की समरी यही है। अब उस चार्ट के सारे पॉइंटों को रिवाइज करेंगे तो धड़ाधड़ आपको सभी प्रकार के परिणाम यहां पे अवगत हो जाएंगे। फर्स्ट देखो, हमने सबसे पहले किसको देखा? बच्चे को। तो बच्चे में दो कंडीशन, बच्चा स्टेबल या डिस्ट्रेस। तुरंत काम किसमें करते हैं? डिस्ट्रेस में। बाद में किसको देखते हैं? स्टेबल को। तो फर्स्ट वन देखिए, एक्टिव मतलब तुरंत किया। तुरंत कब किया? जब क्या था? फीटल
डिस्ट्रेस। आराम से कब कर सकते हैं? जब बच्चा कैसा हो? स्टेबल। चलिए बच्चे के बाद मदर पे आइए। मदर में सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन। मदर स्टेबल, मदर डिस्ट्रेस। तुरंत काम किसमें? डिस्ट्रेस। बाद में काम किसमें? स्टेबल में। तो देखिए एक्टिव मैनेजमेंट, ये लिख दो मदर डिस्ट्रेस, और यहां फिर लिख दीजिए मदर स्टेबल। आगे बात करें प्रेगनेंसी की वीक को लेकर के, किसकी डिलीवरी तुरंत करनी चाहिए, किसकी डिलीवरी आराम से करनी चाहिए? 9 महीने पूरे हो गए तुरंत करो, 9 महीने नहीं हुए इंतजार करो। एक्टिव मैनेजमेंट तुरंत करने वाला मोर देन 37 वीक, एक्सपेक्टेड आराम से करने वाला लेस देन 37 वीक। अगली चीज, आपकी थेरेपी पास या फेल। दवा काम नहीं कर रही है तो तुरंत काम करो, दवा काम कर गई तो आराम से आराम करो। तो वही चीज, थेरेपी पास या फेल। तो एक्टिव कब करेंगे? जब फेल हो जाए। तो उस चार्ट की पूरी समरी सामने बोर्ड पर मेंशन है मेरे प्यारो। इससे आपके बहुत सारे नर्सिंग एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ना केवल पॉलीहाइड्रामनियोस के, इवन ऑल द डिजीज कंडीशन कवर्ड बाय अवर पोर्शन ऑफ सर्जिकल एंड गायनेकोलॉजी आर सॉल्व बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो यहां पे आकर के अपना एमनियोटिक फ्लूइड का सफर पूरा होता है। उसने भी हमारे 3 लेक्चर का समावेश किया, और आज के लेक्चर में अपन ने जो पूरी जंग खेली है वो ओलिगो और पॉलीहाइड्रामनियोस की थी। ये रहा वो मैच जो शुरू किया गया। सबसे पहले लेकर के आए अपन ओलिगो को। ओलिगो में पानी की कमी 3 परिभाषाओं से बताई, इटियोलॉजी की लिस्ट बताई गई, दवाओं का नाम, बीमारियों का नाम, उसके अलावा एसोसिएट होने वाली बहुत सारी कंडीशन, सिम्टम, बड़े सिम्टम थे। मैनेजमेंट करना था, पानी को बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करना, एमनियो इन्फ्यूजन, आइसोटोनिक फ्लूइड को। आ गए पॉली पे। पॉली की इटियोलॉजी के लिए फिर बताएगा 3 जने जिम्मेदार, या तो फीटस या मदर या खुद प्लासेंटा। फीटस में कमी का नाम सामने बोर्ड पर मेंशन है, एनसेफेली स्पाइना बाइफिडा। मदर में डायबिटिक और मल्टीपल, प्लासेंटा में मोलार। बात करा कि समस्याओं के आधार पे ज्यादा तकलीफ पॉली वाली मदर को है इन कंपैरिजन टू ओलिगो वाली मदर। तो उसके मैनेजमेंट की टेक्निक भी बताई गई आपको। टेक्निक क्या थी? सबसे पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, उसके बाद आपकी थेरेपी, और लास्ट में आपकी ओबीजी स्कीम। ओबीजी स्कीम का निचोड़ ये रहा, 2 मैनेजमेंट, तुरंत करने वाला मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट, आराम से करने वाला मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। और ये चीज आपने कहां से सीखी? ये हमने ग्राफ से सीखी जो यहां अवेलेबल था। तो तीनों लेक्चर की समरी के अंदर इन्हें बताया गया। अब एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। उन 3 लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ाए गए इंपॉर्टेंट 1 एमसीक्यूज को एनलिस्टेड थे जो एमसीक्यू जो डिस्कस किए गए लेक्चर स्टार्टिंग से पहले, वापस प्रेजेंट है आपके सामने। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उनको लेकर के। 15 एमसीक्यूज के नंबर थे वो हमारे पास में। आइए यहीं से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे दीजिए। पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन का मेजर सोर्स कौन है? बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर देना था आपको, फीटल यूरिन। समझा दिया दोनों लेक्चर के, तीनों लेक्चर के अंदर। स्टार्टिंग में कौन, एंडिंग में कौन? यहां आंसर फीटल यूरिन, ऑप्शन सेकंड 1। आइए नेक्स्ट 1 क्वेश्चन पे। नेचर कैसा होता है? नेचर के लिए अपन ने अल्टरनेटिव शब्द यूज लिए थे, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, टर्बिड, पेल, और कहा था सारे आ जाएं तो आंसर जाएगा क्लियर। ऑप्शन विल बी थर्ड, सी। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन देखिए, गोल्डन कलर। ये वह चमत्कारिक सवाल है जहां पर बहुत सारी सामान्य जनता RH इनकम्पैटिबिलिटी को ढूंढती है। वो नहीं हो तो आंसर क्या देना होता था? हीमोलाइसिस। ऑप्शन विल बी सेकंड, बी। आइए चलिए, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाता है? तो हमने पढ़ा फीटल मैच्योरिटी के कारण उसका अमाउंट कम हो जाता है। ऑप्शन विल बी ए, डिमिनिश। उम्मीद है ये सारी चीजें इजीली सॉल्व हो पा रही होंगी। आगे चलें, ग्रीनिश येलो,
सफरॉन कलर कहां मिलता था? पोस्ट मैच्योरिटी में। डिस्ट्रेस में हरा, कंपैटिबिलिटी में गोल्डन, आईओडी में डार्क। आंसर विल बी बी, पोस्ट मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन, ये अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा कि पोस्ट मैच्योरिटी का सवाल आए, ग्रीन येलो अलग अलग आए तो सिखा दिया हरा अकेला मिल सकता है, पीला अकेला नहीं। आंसर ए। हम ढूंढ रहे हैं यहां पे ऑप्शन ग्रीन येलो का नहीं है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है, आंसर देना है ए ग्रीन। ये सिखाया आपको लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट वन, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है किसे बताता है? हम ढूंढ रहे हैं मेकोनियम, नहीं है तो आंसर क्या? फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन। नेक्स्ट वन, ओलिगोहाइड्रेन में से कौन संबंधित नहीं है? आज का लेक्चर पढ़ा अपन ने, तो ओलिगोहाइड्रेन में से ईटियोलॉजी याद रखिए, उससे पता चलेगा। तो देखिए नोडोसम ईटियोलॉजी में था। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी का मतलब है प्लेसेंटा का कम फिल्टर होना, बिल्कुल। NSAID ये भी था। रीनल एज जेनेसिस ये भी पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो कौन है? लास्ट वन, RH आइसो इम्यूनाइजेशन। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में मूव करें। ये आपको ओबीजी स्कीम आ गई। 37 वीक से कम प्रेगनेंसी और मदर को डिस्ट्रेस है, तो हमने क्या पढ़ा? जब भी मदर को डिस्ट्रेस हो क्या देते हैं? थेरेपी देते हैं। और पॉलीहाइड्रेमनियोज में थेरेपी का नाम क्या होता है? एमनियोसेंटासिस। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, बात करें ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पॉलीहाइड्रेमनियोज। यहां पे मैं बताना चाहूंगा जो अपन NSAID पढ़ रहे थे, NSAID पढ़ रहे थे ओलिगोहाइड्रेमनियोज में, उसका एग्जाम्पल है इंडोमेथिसिन। इंडोमेथिसिन, तो वो इंडोमेथिसिन पॉलीहाइड्रेमनियोज की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एक्सक्यूज, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, यहां फिर बता दूं। NSAID में एग्जाम्पल है इंडोमेथिसिन। तो अब गौर कीजिए, यदि अपन NSAID ड्रग का यूज करते हैं और इंडोमेथिसिन का यूज करते हैं तो वहां पे कंडीशन डेवलप हो सकती है अपने पास ओलिगोहाइड्रेमनियोज वाली। क्योंकि हमने सीखा है कि NSAID यूज करेंगे तो पानी बनेगा कम। बीमारी बोल रहा पॉलीहाइड्रेमनियोज, तो पॉली में हमें करना भी क्या होता है? पानी कम करना होता है। तो कम करने के लिए NSAID यूज लें, और जो NSAID यूज लेते हैं उसका एग्जांपल है इंडोमेथिसिन। ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट वन, पॉलीहाइड्रेमनियोज किसमें नहीं मिलता? बड़ा सिंपल है इसके अंदर आंसर, अपन ने देखा है रीनल एजेनेसिस। ये मोस्ट कॉमन कॉज था, कहां पे? ओलिगो में। यहां पे नहीं होगा। बाकी जो कंडीशन है एनसिफेली, मल्टीपल प्रेगनेंसी और GIT डिसऑर्डर, इनसे पॉली होता है। ऑप्शन विल बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, इस कंडीशन को अर्ली प्रेगनेंसी स्पेसिफाई कर दिया। एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन अर्ली प्रेगनेंसी में हमने सीखा है, कौन कर रहा था? ट्रांसयूडेट। किसका होता है? वेसल्स का। ट्रांसयूडेट को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कंडीशन, शुरुआत में और बाद में कौन कौन बनाता है? तो शुरुआत में मदर की तरफ से वाटर और लास्ट में बच्चे की तरफ से यूरिन। ऑप्शन ढूंढिए, वाटर यूरिन वाला सबसे पहले ही लिखा है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन के लिए क्या सही नहीं कहा गया है? देखिए, मूवमेंट करवाता है, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये भी ठीक है। प्रोटेक्शन करता है, ये भी ठीक है। पर कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि वो गैस एक्सचेंज करता है। इसके लिए अम्लाइकल कोड और प्लेसेंटा होता है। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन पे आइए अपन। शेक टेस्ट किसे ढूंढने के लिए करते थे? तो शेक टेस्ट ढूंढने के लिए किया था हमने सर्फेक्टेंट को। ऑप्शन विल बी बी, लेसिथिन। तो दीज ऑल आर द those practice MCQs which are asked before the starting of our third lecture related to amniotic fluid. This is the complete journey about amniotic fluid. In next lecture, we have to move on our new topic, new content, the name as fetal circulation. कल की सुबह की रोशनी होगी बच्चे में चलने वाले पूरे सर्कुलेशन के साथ। आज और अभी के लिए इस एमनियोटिक फ्लूइड के संसार की तरफ से धन्यवाद।